नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने रक्त का सबसे पहले रक्त के बारे में परिचय देखा। दूसरी जो वीडियो थी उसमें हमने रक्त का संगठन देखा। आज की भी जो वीडियो है उसमें भी हम रक्त का संगठन ही देखने वाले हैं आज के लेक्चर में भी, ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की ये तीसरी वीडियो होगी, ठीक है। तो अपना जो मेन टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक तो है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पहले ब्लड को समझ रहे हैं और उस ब्लड में हमने सबसे पहले ये देख लिया है कि ब्लड का जो संगठन है वो क्या है, ठीक है। और आज भी हम जो देखेंगे वो हम ब्लड के संगठन के अंदर ही देखने वाले हैं। और इसमें हमने पहले जो चर्चा की है वो हमने आरबीसी की चर्चा कर ली है, ठीक है। और हमने क्या की चर्चा कर ली है, डब्ल्यूबीसी की चर्चा कर ली है, ठीक। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं प्लेटलेट्स की, ठीक है। काय की चर्चा करने वाले हैं, प्लेटलेट्स की, ठीक है। तो प्लेटलेट की हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आज, जिसको कहेंगे क्या, रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। तो देखो हमने जाना था कि पूरे रक्त में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है जो कणिकाएं होती हैं, ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों रक्त कणिकाएं हैं। ये तीनों क्या हैं, रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है। तो ये तीनों रक्त कणिकाएं हैं। इसको हमने देखा था कि इसको क्या कहा जाता था, एरिथ्रोसाइट्स, इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, और इसको कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है क्या, थ्रोम्बोसाइट। इसको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। इन दोनों की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट है, ल्यूकोसाइट की चर्चा हो गई, एरिथ्रोसाइट की चर्चा हो गई। अब ये थ्रोम्बोसाइट क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा जो रक्त के अंदर है वो है क्या, आरबीसी। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा है वो क्या है, प्लेटलेट्स। और तीसरे नंबर पर है वो क्या है, तो वो है डब्ल्यूबीसी। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त में सबसे ज्यादा कणिकाओं में, रक्त में सबसे ज्यादा कणिकाओं में जो सबसे ज्यादा है रक्त के अंदर, वो कणिका है कौन सी, लाल रक्त कणिकाएं। और फिर क्या है, रक्त बिंबाणु में। तो हम रक्त बिंबाणु की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो देखो जरा, अब हम देखते हैं कि रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो देखो सबसे पहली बात कि ये जो रक्त बिंबाणु हैं इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण होता है काय से, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा जो है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो की जो क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। बोन मैरो की जो क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के काय से, टूटने से, निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो की कोशिकाओं के टूटने फूटने से क्या होता है, निर्माण होता है किसका, रक्त बिंबाणुओं का। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो निर्माण होगा, इनका जो निर्माण होगा वो निर्माण काय का होगा, कोशिकाओं से होगा। कोशिकाओं से काय में होगा, तो हम कहेंगे काय में होगा, अस्थि मज्जा में होगा। पहली बात तो ये कि इसका जो निर्माण होगा वो काय में होगा, अस्थि मज्जा में होगा, ठीक है। जहां पर हमने आरबीसी को देखा था, यकृत पीलिया, अस्थि मज्जा, इसको देखा था हमने अस्थि मज्जा। और इसको हम देखेंगे तो ये भी काय में निर्मित होती है, अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। दूसरी बात इनकी ये है, दूसरी बात कि इसमें भी क्या नहीं होता, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें भी क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें भी क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब केंद्रक अनुपस्थित किसमें था, आरबीसी में भी केंद्रक अनुपस्थित था। वैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स में भी क्या है, केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्यों, देखो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित था, ये हमने देख लिया था, इसलिए इनका आकार कैसा था, दबा हुआ था। ये जो है क्या, आपकी अस्थि मज्जा, इनमें भी केंद्रक नहीं होता। इसके केंद्रक ना होने का कारण है कि ये कोशिकाओं के टूटने फूटने से बनती है, इसलिए इसमें क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता। तीसरी बात हम देखते हैं बिंबाणुओं के बारे में। तो ये जो रक्त बिंबाणु है, ये रक्त बिंबाणु लगभग कितने, लगभग ये माने कि 2.5 से लेके लगभग कितने, 3 लाख तक, 2.5 से लेके 3 लाख प्रति घन
मिलीलीटर रक्त में इतनी ये पाई जाती है। ठीक है, मतलब प्रति घन मिली में कितनी संख्या है इनकी? 3 से 2.5 से लेके 3 लाख। यहाँ पर हम देख रहे थे तो ये सबसे ज्यादा थी 50 से लेके 55 लाख। इस इधर अगर हम देख रहे थे तो ये कितने थी, यहाँ भी हमने देखी थी। ठीक है, और यहाँ भी हमने ये देख लिया कि ये कितना है, 2.5 से लेके 3 लाख। तो सबसे ज्यादा संख्या प्रति घन मिलीमीटर में इसी की है। इस बेस पर भी हम ये समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या डब्ल्यूबीसी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, अगली बात हम देखते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पर ये घन मिलीमीटर से अगर संख्या ज्यादा हो जाती है, ये वाली संख्या अगर ज्यादा हो जाए, मतलब ये माने कि अगर ये संख्या ज्यादा हो जाती है तो इसको कहा जाता है क्या? तो इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर ये पूछा जाए कि जो थ्रोम्बोसाइट की क्या नाम से, थ्रोम्बोसाइट्स की अधिक जो क्या नाम से बनने की जो क्या संख्या है, अगर वो ब्लड में ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये कब होगा? ये तब होगा जब इनकी संख्या में क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए। जब इनकी संख्या में क्या हो जाए? बढ़ोतरी। और जब कम हो जाता है तो इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि ज्यादा संख्या क्या होती है, तो जब ज्यादा संख्या होती है तो उसको कहा जाता है क्या? थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रही है अगर इनकी, तो इसको कह रहे हैं क्या? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो इसको कहा जाता है क्या? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है ना। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त विमाणुओं की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो हम कहेंगे क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर कम हो जाता है तो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जैसे हमने डब्ल्यूबीसी की अधिकता, डब्ल्यूबीसी की कमी के साथ के कमी को देखा था, वैसे यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है। अगली बात देखो, इसमें जो कमी आती है, अगर ये पूछा जाए कि इसमें कमी क्यों आती है, तो कमी क्यों आती है? कमी इसलिए आती है कि अगर शरीर में कहीं चोट लग जाए, लगातार अगर रक्त बहता रहता है तो भी प्लेटलेट्स की क्या आती है? कमी आती है। अगर कोई क्या नाम से घाव हो गया, अगर क्या नाम से रक्त निकल रहा है मकुड़ों से या कहीं से भी, बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर रक्त ज्यादा प्रवाह स्रावित बाहर निकलेगा, तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्लेटलेट्स की क्या होती है? कमी होती है। दूसरा कारण, अगर डेंगू या फिर डेंगू जैसे अन्य वायरल फीवर अगर शरीर में होते हैं, कोई बुखार आता है, तो बुखार की स्थिति में भी प्लेटलेट्स की क्या आती है? कमी आती है। और जब प्लेटलेट्स की कमी आती है तो प्रश्न अगर ये उठता है कि प्लेटलेट्स अगर बॉडी में कम होंगे तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का तो समझ ही लिया कि क्या होगा कम होने से, आरबीसी का जानते ही है। तो प्लेटलेट्स अगर बॉडी के अंदर कम होती है तो ये होता है कि रक्त का थक्का बनना क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो क्या नहीं होता? रक्त का थक्का बनना, मतलब या तो बहुत जल्दी रक्त का थक्का नहीं बनेगा, या फिर ये होता है कि जितनी सामान्य समय लगता है रक्त के थक्का बनने में, या तो सामान्य समय में थक्का नहीं बनेगा, या फिर क्या होगा कि क्या लेगा? एक ज्यादा समय लेगा क्या बनने में? थक्का बनने में। तो जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है या फिर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण बॉडी में क्या होता है? अगर स्राव हो रहा है, रक्त निकल रहा है घाव लगने के कारण, तो फिर वो क्या होता है कि रक्त क्या नहीं होता? रक्त का थक्का नहीं बन पाता और रक्त लगातार क्या होता रहता है? प्रवाहित होता रहता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब होता है, तो ज्यादातर इसका प्रश्न यही आता है कि बुखार की स्थिति में, डेंगू या वायरल फीवर अगर है, तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है। ठीक है, अगली बात देखो, अब ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये ब्लड प्लेटलेट्स जो बॉडी के अंदर करती हैं, तो मुख्य रूप से इनका काम क्या होता है? मुख्य रूप से इनका काम होता है क्या करना? थक्का बनाना। ब्लड का क्या करना? थक्का बनाना। मतलब ये कि ब्लड क्लॉटिंग करना इनका क्या है? मुख्य काम है। किनका? प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है, यानी रक्त के बहाव को कम करती है कि बॉडी के अंदर से रक्त का बहाव ज्यादा ना हो, ऐसा करती है क्या? ब्लड प्लेटलेट्स। अब ये जो थक्का बनने की प्रक्रिया है, तो ये थक्का कैसे बनता है, तो इसके लिए हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, मान लो हम एक ले रहे हैं क्या? ये हमने ले ली एक क्या? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या ले ली हमने? ब्लड वेसल्स ले ली, रक्त वाहिका ले ली। अब इस रक्त वाहिका में हम ले रहे हैं क्या?
आरबीसी, मतलब इसमें क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। ठीक है, तो इनको मान लें अपन, ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आरबीसी है। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनको मानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, रक्त बिंबाणु है, या फिर इनको कहें हम कि ये क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स है। तो मान लो ये ब्लड प्लेटलेट्स हो गए, ये क्या हो गए, ब्लड प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, और ये मान के चलो कि इसमें सब कुछ है, यानी इसमें प्लाज्मा भी है, मान लो कि इसमें क्या है, प्लाज्मा भी है। ठीक, तो प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा भी क्या हो रहा है, इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरीके से मान लें कि प्लाज्मा भी प्रवाहित हो रहा है। और अब हम देखो ये देखते हैं कि ये तो है हमारे पास क्या, आरबीसी, ये तो है हमारे पास क्या, आरबीसी। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये, है ना, और ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। और मान लें कि इसमें डब्ल्यूबीसी भी है। ठीक है, अब इकट्ठा इसमें नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो मेन जो चीजें हैं दो, एक क्या आरबीसी और एक ब्लड प्लेटलेट्स, इसको लेकर हमें चर्चा करना है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि रक्त का जो थक्का बनता है, वो रक्त का थक्का किस तरीके से बनता है, कैसे ये प्लेटलेट्स थक्का बनाने में सहायक है। तो देखो जरा होता क्या है, आप मानो कि ये अभी एक ऐसी ब्लड वेसल्स है जिसमें किसी भी तरीके की चोट नहीं लगी है, खरोंच नहीं आई है, घाव नहीं हुआ है। अब हम मान लें कि इसमें घाव हो गया। अब इसमें घाव हो गया तो क्या होगा, जब घाव हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी क्या होगी, बाहर निकलेगी। इसका मतलब रक्त क्या होगा, बाहर फ्लो होगा, बाहर निकलेगा। जब ये रक्त बाहर निकलेगा तो इसी रक्त के साथ साथ ये जो ब्लैक कलर की मैं बना रहा हूँ, इसी के साथ साथ क्या होगा, ये प्लेटलेट्स भी बाहर निकलेंगे। क्या, रक्त बिंबाणु भी बाहर निकलेंगे। अब जब रक्त बिंबाणु बाहर निकलेंगे तो ये रक्त बिंबाणु क्या होंगे, ये रक्त बिंबाणु एयर के संपर्क में आएंगे। ये रक्त बिंबाणु क्या होंगे, वायु के संपर्क में आएंगे। और जब ये वायु के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है, ये जो ब्लैक कलर की ब्लड प्लेटलेट्स है, ये क्या हो जाएंगी, ये फट जाएंगी। ये फट जाएंगे तो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, आप मान लो कि ये फट गई है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। और हम अब क्या होगा, अब अगला स्टेप आएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि फिर से क्या है, फिर से ये हुआ है कि फिर से ये बाहर निकलेंगी, क्योंकि अभी भी ब्लड वेसल्स पे क्या नहीं बना हुआ है, थक्का नहीं बना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि साथ में ये भी होता रहेगा। क्या होता रहेगा कि दोनों चीजें साथ में निकलती रहेंगी। अब यहाँ पर जब ये क्या होगा, जब ये फूट चुकी है क्या, आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, तो यहाँ से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, और उस रासायनिक पदार्थ का जो नाम है वो नाम है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, बड़ा हो रहा है, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बो क्या है, प्लास्टिन। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कब बन रहा है, जब ब्लड प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आने से क्या हो गई है, फूट गई है, टूट गई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ से इसके अंदर से इसके ब्लड प्लेटलेट्स के फट जाने से एक रासायनिक पदार्थ बना जिसको कहा गया क्या, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन किस स्टेप में आके क्या हो गया, बन गया। अब क्या होगा, अब तीसरी स्थिति, तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि अभी भी हम मान के चले कि अभी भी क्या नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर थक्का नहीं जमा है। तो अभी भी क्या हो रहा होगा, अभी भी आरबीसी क्या हो रही होगी, बाहर, यानी ब्लड बाहर निकल रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो क्या निकला है, तीसरे स्टेप में आएगा, तो जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगी, आयरन के कैल्शियम धनायन के साथ मिलेगी। ठीक है, ये क्या होगी, इसके साथ क्या करेगी, क्रिया करेगी, और क्रिया करने के बाद ये बना देगी क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, तो देखो इसने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन कब बनाया, जब प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, रक्त के कैल्शियम के आयन के साथ, धनायन के साथ क्या की, क्रिया की। तो क्रिया करके क्या बनाया इसने, तो इसने बना दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखना जरा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कब बना है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है दूसरी स्थिति में। कहां पर आके बना है, यहाँ। ठीक है, पहली स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगी,
ये आपकी दूसरी और ये क्या है, तीसरी अवस्था है। ठीक है, तो पहले ये क्या हो गई, ये तीसरी, इसमें क्या बना दिया, थ्रोम्बो क्या बना दिया, प्लास्टिन बन गया। अब क्या होगा, अब जब तीसरे कदम पर आएगी, अभी भी थक्का नहीं बना है, अब क्या होगा, अभी भी क्या होगा, आरबीसी बाहर निकलती रहेगी, या फिर हम कहेंगे रक्त बाहर निकलता रहेगा। अभी भी क्या होगा, जब रक्त बाहर निकलेगा तो इस रक्त के साथ क्या होगा, ये भी बाहर निकल रही होंगी क्या, ब्लड प्लेटलेट्स। अब क्या होगा, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन था, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस होगा इसके साथ फिर से Ca++, और इसके साथ क्या होगा, एक एंजाइम मिल जाएगा, और उस एंजाइम का नाम है क्या, ट्रिप्टेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्टेज। ये जो ट्रिप्टेज एंजाइम है, ये ट्रिप्टेज एंजाइम मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये जो ट्रिप्टेज एंजाइम होगा, ये ट्रिप्टेज एंजाइम अब यहाँ पर क्या कर देगा, तो यहाँ पर ये बना देगा क्या, थ्रोम्बिन। ठीक है, क्या बना देगा, थ्रोम्बिन। अब देखो क्या बन गई, थ्रोम्बिन प्रोटीन बन गई है। अब ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन के क्या काम है, तो देखो ये थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती है, दो काम करेगी। ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करेगी, दो काम करेगी। पहला तो ये करेगी कि जो एंटी प्रोथ्रोम्बिन है, या फिर ये कहें कि ये क्या करेगी, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देगी, बदल देगी, किसमें बदलेगी, सक्रिय थ्रोम्बिन में। किसमें बदलेगी, सक्रिय थ्रोम्बिन में। तो देखो सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देगी क्या, ये थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, इस प्रोथ्रोम्बिन को बदल देगी किसमें, सक्रिय थ्रोम्बिन में। सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देगी। अगला देखो ये क्या करेगी, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल दिया। आप देखना जरा, अब जो प्रोथ्रोम्बिन है, एक तो क्या होता है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन, मतलब ये कि जो एंटी प्रोथ्रोम्बिन है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन को क्या कर देगी, निष्क्रिय कर देगी। अब ये एंटी थ्रोम्बिन क्या है, तो एंटी थ्रोम्बिन कहा जाता है हेपेरिन को। हेपेरिन क्या करता है, हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिन का मतलब क्या है, जो क्या ना बनाने दे, थक्का ना बनाने दे। तो एंटी थ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देगी। निष्क्रिय करने का मतलब क्या हुआ, निष्क्रिय करने का मतलब हुआ कि जो हेपेरिन है, जो हेपेरिन बॉडी के अंदर क्या नहीं जमने देती, रक्त नहीं जमने देती, क्योंकि अगर हेपेरिन सक्रिय रहेगा तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। अब अगर ब्लड का थक्का जमाना है तो हेपेरिन को निष्क्रिय करना है, तो हेपेरिन को निष्क्रिय करने का काम कौन करेगी, थ्रोम्बिन करेगी। अब ये कहाँ पर हो रहा है, तो देखेंगे कि ये यहाँ पर हो रहा है, ये इस स्टेप में हुआ। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब ये स्टेप इस स्टेप में हुआ। अभी भी हम माने कि अभी भी क्या नहीं बना है, अभी भी रक्त का थक्का नहीं बना है, अभी भी क्या हो रहा है, रक्त बाहर निकल ही रहा है। तो यहाँ पर हम माने कि रक्त क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है अभी भी। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, रक्त अभी भी बाहर है, तो हम माने कि रक्त के साथ साथ प्लेटलेट्स भी क्या है, बाहर है, प्लेटलेट्स भी क्या है, अभी भी बाहर है। अब क्या होगा अगले चरण में, अगले चरण में ये होगा कि जो थ्रोम्बिन है, ये क्या करेगी कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन है, कौन सी, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। कौन सी, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। इस फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को जो क्या है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देगी। फाइब्रोनोजिन को क्या में बदल देगी, फाइब्रिन में बदल देगी। जब फाइब्रिन में बदल देगी तो देखो फाइब्रिन में बदल दिया। अब ये फाइब्रिन क्या करेगी, फाइब्रिन जब यहाँ पर फाइब्रिन में बदल जाएगी तो यहाँ पर आगे ये होगा, यहाँ पर जैसे ये आएगा, यहाँ पर आरबीसी जब बाहर निकल रही होगी तो ऐसी स्थिति में ये फाइब्रिन इसके ऊपर क्या करेगी, कुछ इस तरीके का क्या बना देगी, जाल बना देगी, और यहाँ से ये दबाव बनाएगी अंदर की तरफ। अब ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इसको कहा जाएगा क्या, ब्लड क्लॉट, या फिर कहा जाएगा क्या, रक्त का थक्का। क्या कहा जाएगा, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का।
अब आप इसको दोबारा समझो, मैं दोबारा बता दूं कि देखो हुआ क्या है, हमने ये किया है कि प्लेटलेट्स का जो मूल काम है वो है रक्त के बहाव को कम करना। अब रक्त के बहाव को कम करना है, रक्त का बहाव कब कम होगा, जब रक्त का बहना कम होगा। और रक्त बाहर कब बहना कम करेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, तो ब्लड बाहर की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। और जब बाहर ब्लड फ्लो होगा तो वो फ्लो होना बंद तब होगा जब ऊपर से प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, दाब बनाएगा। दाब बनाने के लिए क्या होता है, ब्लड का थक्का बनना जरूरी है। और थक्का क्या होता है, तो हम कहेंगे थक्का वो होता है जब चोट लग जाने के कारण ब्लड धीरे धीरे बाहर निकलता है। फिर वहीं पर जहां पर चोट लगी है वहां पर आपने भी देखा होगा जेली के जैसा क्या हो जाता है, जम जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, वो जेली के जैसा जम जाता है और रक्त का निकलना बंद हो जाता है। उसी को कहा जाता है क्या, ब्लड क्लॉट्स, या फिर उसी को क्या कहा जाता है, रक्त का थक्का। अब ये रक्त का थक्का कैसे बनता है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लग चुकी है, चोट लग चुकी है। या फिर हम ये कह दें कि यहाँ पर क्या हो चुका है, घाव हो चुका है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर टूटी हुई वाहिका है, ठीक है, टूटी हुई वाहिका है, ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर वाहिका टूट गई। अब जब टूटी तो ब्लड बाहर निकलेगा, जब ब्लड बाहर निकलेगा तो वायु के एयर के संपर्क में आएगा। जब एयर के संपर्क में आएगा तो फिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ब्लड प्लेटलेट्स है, तो यहाँ पर ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी, फट जाएगी। या फिर हम ये कहें कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, अब ये ब्लड प्लेटलेट्स फट गई है, सक्रिय हो गई है, तो यहाँ पर आगे क्या होगा, जब ये एक्टिव हो जाएगी तो एक्टिव होने के बाद ये करेगी कि इसके अंदर से निकलेगा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त के सी कैल्शियम धनायन के साथ मिलके क्या बना देगी, क्या, तो देखो यहाँ पर ये कैल्शियम धनायन के साथ मिलेगी इस स्टेप में। जो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन मिली है, यहाँ पर क्या मिली है, प्रोथ्रोम्बिन मिली है। ये प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पर इस स्थिति में आके कैल्शियम के धनायन के साथ मिलकर क्या बनाया इसने, तो यहाँ पर जब ये मिलेगी तो क्या बना देगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ बना है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ बना है, तो यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलेगा कैल्शियम आयन के साथ, और एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्टेज। ये ट्रिप्टेज एंजाइम मिलेगा और इस स्टेप में आगे क्या बना देगी, थ्रोम्बिन बना देगी। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगी, ये थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन को बदल देगी, किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या करेगी, इस तरीके से क्या बना देगी, एक जाल बना देगी, और यही जाल क्या कहलाएगा, रक्त का थक्का कहलाएगा। तो इस तरीके से क्या बनता है, ब्लड के अंदर या शरीर के अंदर रक्त का क्या बनता है, थक्का बनता है। ये काम है किसका, तो हम कहेंगे किसका है, रक्त बिंबाणुओं का है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न क्या हो सकते हैं, तो एक तो प्रश्न यही हो सकता है कि रक्त बिंबाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं के टूटने से क्या होते हैं, बनते हैं। उन्हें कहा जाता है क्या, रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो हम कहेंगे कि रक्त बिंबाणु शरीर में घाव लगने पर ब्लड का थक्का बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगली बात हम ये कहेंगे कि जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो जब ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसी से याद रखना है, थ्रम्बो क्या बोला जाता है, साइटोसिस बोला जाता है। ठीक है, अगर संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और संख्या कम किस वजह से होती है, तो मैंने बताया कि अगर लगातार ब्लड क्या होता रहे, निकलता रहे शरीर के अंदर से, या फिर अपने आपके किसी भी जगह से रक्त लगातार निकल रहा है तो भी इनकी संख्या कम हो जाती है। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी वायरल फीवर है, डेंगू है, इस तरीके का अगर कोई बुखार है, मलेरिया है, तो ऐसी स्थिति में भी प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो शरीर के अंदर थकान आ जाती है, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे कम होती है, कम होने के कारण क्या है, बढ़ने को क्या कहते हैं, कम होने को क्या कहते हैं, रक्त का थक्का किस तरीके से बनता है, तो ये पूरा रक्त का थक्का है। तो मैंने यहाँ से आपको बता दिया, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन जाता है, फाइब्रिन के बाद क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो क्या था, अगर एंजाइम पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक है, तो क्या नाम से रक्त का थक्का बनने में सहयोग प्रदान करता है, तो ट्रिप्टेज है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी क्या नाम से प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाती है, उसको कहेंगे क्या, फाइब्रिन है। और यहाँ पर मैंने बोला है एंटी
थ्रोम्बिन। एंटी थ्रोम्बिन का मतलब अगर ये पूछा जाए तो एंटी थ्रोम्बिन का मतलब वो प्रोटीन है जो क्या करती है, बॉडी के अंदर बहने वाले रक्त को क्या करती है, जमने से रोकती है, थक्का बनने से रोकती है, उसे कहा जाता है क्या, हेपेरिन। तो ये हेपेरिन को क्या प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, एक तरीके से शरीर के अंदर अगर रक्त प्रवाहित हो रहा है, अंदर रक्त ना जमे तब तो काम कर, ये तो काम है किसका, हेपेरिन का। इसी हेपेरिन को डिस्चार्ज करने का काम कौन करती है, तो हम कहेंगे कि इसी हेपेरिन को डिस्चार्ज करने का काम कौन करती है, तो हम कहेंगे थ्रोम्बिन करती है। तो ये थ्रोम्बिन इसको डिस्चार्ज कर देती है जिससे क्या हो सके, थक्का बनाया जा सके। फिर थ्रोम्बिन के बाद फाइब्रोनोजिन और फाइब्रोनोजिन के बाद क्या, फाइब्रिन। बाद में जाके क्या बन जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो इस तरीके से आपसे रक्त के थक्का बनने का क्रम भी पूछा जा सकता है। इधर मैंने आपको पूरा रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस बता दी है, किस तरीके से रक्त का थक्का यहाँ पर बनता है। हाँ, एक बात और, अगर इनका जीवन काल पूछा जाए, इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 5 से लेके 10 दिनों का। इनका जीवन काल कितना होता है, तो हम कहेंगे 5 से लेके 10 दिन का इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। किनका, ब्लड प्लेटलेट्स का। जब संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, एक बात और बता दूं, जब संख्या ज्यादा बढ़ जाती है शरीर के अंदर तो क्या होगा, रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाएगा। शरीर में कई जगह क्या बनने लगेंगे, क्लॉट्स बनने लगेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रक्त के थक्का बनने से आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। शरीर में कहीं भी रक्त का थक्का बन सकता है अगर इनकी संख्या ज्यादा हो, किनकी, प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स को सामान्य स्तर में रहना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया कितनी इनकी संख्या होना चाहिए, कितनी, 2.5 से लेके 3 लाख के बीच क्या नाम से संख्या इनकी रहती है। 1 मिली किसमें, 1 मिलीग्राम 1 मिलीलीटर में, कौन से, प्रति घन मिलीलीटर में कितनी होती है, 2.5 से लेके 3 लाख इनकी क्या होती है, संख्या होती है। जहां इनकी संख्या हम देख चुके हैं, इनकी संख्या देख चुके हैं। इस तरीके से ये अपना कंप्लीट हुआ क्या, रक्त डिंबाणु। अगला देखते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। अगला या लिम्फ। अब देखो जरा, लसिका क्या है, तो लसिका जैसे हम देखें कि फिर से एक मान के चलो, हम ब्लड वेसल्स फिर से ले रहे हैं। ये मान लें कि ये क्या है, एक रक्त वाहिका है। इस रक्त वाहिका में रक्त क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। रक्त क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक। तो ये रक्त क्या हो रहा है, इसमें प्रवाहित हो रहा है। अब ये जो रक्त फ्लो हो रहा है ना, ये जो रक्त फ्लो हो रहा है, इस रक्त में क्या है, एक दाब है, एक प्रेशर है, और यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर दाब है। दाब के साथ क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और ये जो दाब है, ये दाब पैदा कौन करेगा, हृदय करेगा, ठीक है, जिसको रक्त दाब कहेंगे। तो रक्त दाब जो होता है वो चर्चा आप कर चुके हैं। तो ये प्रेशर के साथ अंदर जाएगा। अब जब ये प्रेशर के साथ अंदर जाएगा तो हम आगे और देखेंगे डिटेल में, कोशिकाएं छोटी छोटी और क्या नाम से कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिनको कहा जाता है क्या, केशिकाएं या कैपिलरीज। इनको क्या कहा जाता है, केशिकाएं, या फिर क्या कहा जाता है, कैपिलरीज। अब देखना जरा, अब मैं आपको यहाँ पर एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस आप ये मान लें कि ये क्या है, ये कैपिलरीज है, ठीक है, पतली हो गई है, ठीक। कोशिकाएं भी क्या हो गई है, पतली हो गई है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये पतली कोशिकाएं हैं। अब क्या होगा, जब ये रक्त प्रवाहित हो रहा है, जब ये रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो इस रक्त में वो सारी चीजें हैं जो हमने अब तक पढ़ी हैं। WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, सब है इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ से ये क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो जब ये कोशिका से केशिका में पहुंचेगी, ऊतकों से होती हुई, कोशिका से होती हुई केशिका में पहुंचेगी, तो केशिका सक्रिय है। केशिका क्या है, सक्रिय है। तो सक्रिय है तो क्या होगा, यहाँ से प्रेशर के कारण प्लाज्मा क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। थोड़ा सा प्लाज्मा क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। इस तरीके से जो मैं ब्लू ब्लू बना रहा हूँ, ये मान लो कि ये क्या है, एक प्लाज्मा है। देखो ये प्लाज्मा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। ये प्लाज्मा काय से बाहर निकला कि यहाँ पर जो ब्लड था, ये ब्लड काय के साथ जा रहा था, प्रेशर के साथ। इसमें सारी चीजें थी, प्लाज्मा थी, RBC थी, WBC थी, ठीक है, प्लेटलेट्स भी थी, लेकिन प्रेशर जैसे ज्यादा था, अंदर जाके जगह कम हो गई।
मान के चलो कि ये इस तरीके से हम देख लें कि कुछ इस तरीके से अगर क्या होगा, इसमें अगर प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ से एरिया, जो फिजिक्स का सिद्धांत है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी प्रेशर के साथ जब इस एरिया में अगर कोई लिक्विड अगर क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, जिस कारण क्या होगा, इस तरीके से बाहर कोई चीज अगर निकल आए तो हम मानेंगे ये प्लाज्मा निकल आया बाहर। तो ये जो प्लाज्मा निकल आया है, ये प्लाज्मा क्या होता है, कोशिकाओं और ऊतकों के बीच क्या हो जाता है, जमा हो जाता है लिक्विड के फॉर्म में। इसी को कहा जाता है क्या, लसिका। इसका मतलब ये होगा कि जो क्या नाम से जो लसिका है, वो लसिका क्या है, एक तरीके का प्लाज्मा ही है, और ये वो प्लाज्मा है जो फ्लो के दौरान कोशिकाओं से निकलकर ऊतकों और कोशिकाओं के बीच क्या हो गया है, जो खाली जगहें हैं उन खाली जगहों में जो भर जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, लसिका। उसी को क्या कहा जाता है, लसिका। और दूसरी बात, ये जो लसिका होती है, ये लसिका में और रक्त में देखो अंतर और समानताओं की अगर हम बात करें, किसमें, लसिका में और किसमें, रक्त में। तो देखो जरा, लसिका में क्या पाई जाती है, तो कणिकाएं रक्त में भी हैं, कणिकाएं लसिका में भी हैं, लेकिन लसिका में जो कणिकाएं हैं उनको कहा जाता है क्या, लिम्फोसाइट। उनको क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे उनको कहा जाता है क्या, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट एक प्रकार का टाइप है किसका, डब्ल्यूबीसी का। ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है कि जो लिम्फोसाइट टाइप है किसका, डब्ल्यूबीसी का। तो इसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी टाइप की कणिकाएं पाई जाती हैं क्या, जिनको कहा जाता है लिम्फोसाइट। और इधर हम देखते हैं कि इसका रंग, इसमें क्या पाई जाती है, आरबीसी। तो पहला अंतर है कि इसमें आरबीसी है और इसमें डब्ल्यूबीसी है, ठीक। और आरबीसी के कारण इसका रंग हो गया लाल, और ये कैसे रंग की होगी, तो हम कहेंगे कि ये कैसी होगी, रंगहीन होगी, ठीक है, सफेद होगी, ठीक है, रंगहीन होगी। ये कौन, लसिका। दूसरी बात हम ये देखें कि यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के बारे में हमने पढ़ा है कि लिम्फोसाइट क्या करती है, हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर होते हैं क्या, लिम्फ नोड। यहाँ पर क्या होते हैं, जो लिम्फ नोड होते हैं, यहाँ पर लिम्फ नोड जो होते हैं, लसिका गांठें जो होती हैं, लिम्फ नोड जो होते हैं, वो लिम्फ नोड एक काम करते हैं कैसा, छन्ने के जैसा, जिसमें क्या होते हैं, जो हानिकारक क्या नाम से, जो हानिकारक चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर जाती हैं तो इन्हीं में क्या हो जाती है, वो छनकर रह जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो लिम्फ नोड बॉडी के अंदर एक छन्ने जैसा काम करते हैं, तो ये लसिका के कामों में गिना जा सकता है। लसिका लगभग रक्त के जैसा ही काम करती है, लेकिन कुछ अलग कामों में अगर देखें तो पहला काम ये होता है कि ये, अगर हम छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत की जो क्या होती है, लिम्फ होती है, वो क्या करती है, जो लिम्फ वाहिकाएं होती हैं वो वसा का भक्षण करने का काम करती है। लिम्फ किसमें, छोटी आंत में वसा के भक्षण का काम करती हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि ये क्या करती है, लिम्फोसाइट होने के कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करती हैं। तीसरा, इनमें O2 भी होती है, रक्त में भी O2 होती है, लसिका में भी O2 होती है, लेकिन O2 की मात्रा रक्त में ज्यादा, लसिका में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। भोज्य पदार्थों का परिवहन भी करती है क्या, लसिका। तो इस तरीके से लसिका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस केवल आपको इतना ही याद रखना है कि लसिका क्या है। तो मैंने बताया कि लसिका एक तरीके का वो प्लाज्मा है जो अधिक प्रेशर के कारण क्या हो चुका है, केशिकाओं से, कैपिलरीज से बाहर आ गया है और कोशिका ऊतकों के बीच लिक्विड के रूप में क्या हो गया है, जमा हो गया है। उसी को कहा जाता है क्या, आपका लसिका। इसी को कहा जाता है क्या, लिम्फ। इनके काम मैंने बता दिए कि लिम्फ का क्या काम है, और दोनों के बीच अगर अंतर की बात करें तो अंतर मैंने बता दिया। इसी से आप समझ जाना कि इसमें आरबीसी है, इसमें डब्ल्यूबीसी है। ये जो एक प्रकार की लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, प्लाज्मा ही है, और ये काय का रूप है, प्लाज्मा का ही रूप है। जो लिम्फोसाइट है वो लिम्फोसाइट क्या है, तो हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी का भाग है क्या, लिम्फोसाइट। तो ये या फिर यूं कहें कि एक प्रकार की लिम्फोसाइट ये क्या है, कणिका है, क्या है, क्या कहलाएंगी, लसिका कहलाएंगी, ठीक है। तो ये आपका लसिका। अब आपका ये कंप्लीट हुआ क्या, रक्त का संगठन। अब हम आगे चर्चा करेंगे रक्त के वर्ग की, जिसे कहेंगे क्या, रक्त वर्ग। रक्त कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से रक्त का निर्धारण होता है, ये चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक